28 जनवरी को हरियाणा के जींद विधानसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव हो रहा है, जिसके ऊपर सभी लोगों की नजर लगी हुई है। हरियाणा से बाहर और आसपास के राज्यों के राजनीतिक भी इस चुनाव परिणाम को लेकर काफी ये मान लीजिए कि इंतजार में है कि वहां का परिणाम क्या रहता है। देखिए, जींद जो है हरियाणा में, जिसको ये कहा जाता है कि ज्यादातर राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनीति की शुरुआत जो है वो जींद से की है, यानी कि राजनीतिक आंदोलनों की धरती जींद पे आज फिर जो है विधानसभा उपचुनाव सामने है। और ये चुनाव जो है बहुत ही नजदीक लोकसभा चुनाव और हो सकता है उसके साथ या उसके तुरंत बाद हरियाणा के सभा चुनाव जो हैं उनसे तुरंत पहले हो रहा है, इसलिए इसके मायने ज्यादा गहरे हैं। और हर पार्टी, सत्ताधारी और विपक्षी दल, हर आदमी अपना दावा मजबूत करने के लिए इस चुनाव को लड़ रहा है। और ये बात इसी बात से साबित हो जाती है कि आप देखिए कि कांग्रेस ने, जो हरियाणा में पिछले 10 साल सरकार में रही, उसने एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और वर्तमान में विधायक भी हैं, उनको जो है जींद उपचुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। इस बात से ये तो पुख्ता हो गया है कि कांग्रेस जो है चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। और इस कारण जो सत्ताधारी दल है और हरियाणा भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी ये एक व्यक्तिगत चुनाव बन गया है। और यहाँ इनेलो की बात करनी भी लाजिम है, क्योंकि इनेलो के लिए जींद जो है हमेशा एक उर्वरा भूमि की तरह रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि कृषि के क्षेत्र में भी जींद क्षेत्र जो है वो बड़ी उर्वरा भूमि और बढ़िया खेती वाला जो है विधानसभा क्षेत्र या एरिया माना जाता है। लेकिन राजनीतिक रूप से भी जींद काफी उर्वरा भूमि रही है। और चौधरी देवीलाल से लेके आगे हरियाणा की देवीलाल परिवार की जो चौथी पीढ़ी है वो भी यहीं से अपना भविष्य आजमाने के लिए मैदान में उतरी है। इनेलो में 2 फाड़ होने के बाद जो एक नया दल जननायक जनता पार्टी के रूप में जो दुष्यंत और दिग्विजय डॉक्टर अजय चौटाला के बेटे इस पार्टी को लेके आए हैं, उनके लिए भी ये एक जो है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है कि उनकी राजनीति यहाँ से तय होगी कि वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और इनेलो जो अब है चौटाला जी के कब्जे में, या यूं कह लीजिए कि उनकी सरपरस्ती में आगे बढ़ रही है, उनके लिए भी एक चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो जिस तरह की बातें जींद विधानसभा चुनाव में चल रही हैं कि यहाँ जेजेपी का जोर जो है वो इनेलो से ज्यादा है, तो इस बात के लिए भी ये चुनाव जाना जाएगा। ये संघर्ष भी इसमें देखने को मिल रहा है कि इनेलो और जजपा, जो कि इनेलो का ही एक निकला हुआ भाग है, उनके बीच में किस तरह का प्रदर्शन रहेगा। वो एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होंगे, ये स्वाभाविक है, ताकि आगे विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अपना अपना दावा मजबूत कर सकें। देखिए, जींद में उपचुनाव होना, अगर किसी राज्य में उपचुनाव की बात करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अक्सर सत्ताधारी दल जो है इसमें विजय प्राप्त करते रहे हैं। रिकॉर्ड यही कहता है कि जो सत्ताधारी दल हैं उसके विधायक उपचुनाव में अक्सर जीत कर आते हैं। लेकिन यहाँ परिस्थिति जो थोड़ा अलग है, क्योंकि हरियाणा भाजपा ने जिस उम्मीदवार के ऊपर दांव खेला है, पिताजी डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी पहले इनेलो से विधायक रहे हैं, और ये उनके सुपुत्र जो कृष्णलाल मिड्ढा जी हैं, इनको भाजपा ने अपने खेमे में करके उनको भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। तो भाजपा के सामने ये चुनौती भी रहेगी कि क्या वो मिड्ढा जी को जिताकर इस बात को साबित करेंगे और मुख्यमंत्री जी अपनी पकड़ को साबित करेंगे, अपनी राजनीतिक सूझबूझ या दूरदर्शिता जो उन्होंने दिखाई है कृष्ण मिड्ढा को अपने पाले में लेके, ये सही है या गलत है। यहाँ ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्या उनका ये दाव जो है ठीक रहेगा या उल्टा पड़ेगा। तो भाजपा के लिए, क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, और लगभग 4.5 साल उनको हो गए हैं, और विकास के नाम पे और सारी परियोजनाओं के नाम पे और लोगों के सामने एक रिपोर्ट कार्ड पेश करने के नाम पे भाजपा के पास बहुत कुछ है। और इस चुनाव का परिणाम ये भी तय करेगा कि इस सरकार की
जो कारकर्दगी है वो कैसी रही है, कैसा कार्य इन्होंने किया है, और एक किस्म से यूं लगा लीजिए कि उनकी जो छवि है, जो दावे हैं, उसको लोग कितना स्वीकार कर रहे हैं। और ये जींद का एक छोटा सा सैंपल यहाँ से मिलने वाला है। और कांग्रेस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 1 महीना पहले लगभग 3 राज्यों में भाजपा को हराकर कांग्रेस ने जो है विजय प्राप्त की है। ये ठीक है कि छत्तीसगढ़ में उनको थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस जो है आई है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी कांटे की टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो उस संदर्भ को देखते हुए हरियाणा विधानसभा के लिए होने वाला जो चुनाव है, उसके लिए एक रिहर्सल के रूप में जींद उपचुनाव देखा जा सकता है। और फिलहाल जींद उपचुनाव में जो खबरें आ रही हैं, उसमें जो है 3-4 मुख्य दल, ये 3-4 मुख्य उम्मीदवार ही जो है फाइट में हैं, और वो एक दूसरे से आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। साम दाम दंड भेद हर प्रकार की जो है नीति कह लीजिए, या इसे आप जो है स्ट्रेटजी कह लीजिए, बनाकर सभी दल मैदान में हैं और किसी भी तरह अपनी जीत सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। यहाँ कांग्रेस के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को हरियाणा में भाजपा का विकल्प बनने के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। और हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह से शतरफ जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, बांगर में कोई और है, आप जो है खादर में कोई और है, और जो बांगड़ का इलाका है उसमें कुछ और है, और जो दक्षिण हरियाणा है वहाँ कुछ और है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में कांग्रेस के अलग अलग शतरफ जो है वो अपनी अपनी दावेदारी, सीधा कहें तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताते रहे हैं। और यहाँ जो है राहुल गांधी जी ने रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता को उतार कर कांग्रेस को एकजुट तो कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो है हरियाणा के ये सारे शतरफ जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं या होना चाहते हैं, ये सब लोग जो है अब कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसमें बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि इस चुनाव में अगर कोई भीतर घात या असक्रियता की खबरें पार्टी हाईकमान तक पहुंचती हैं, तो ये उनके लिए जो है आगे विधानसभा चुनाव में बड़ा जो है खतरे की घंटी साबित हो सकता है, कि हो सकता है उनका या उनके समर्थकों का टिकट जो कट जाए। तो ये तो तय है कि कांग्रेस जो है फुल सपोर्ट के साथ सभी क्षत्रपों और सभी जो है अपने दावेदार, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके समर्थन के साथ और सहयोग के साथ ये चुनाव लड़ रही है, ये दिखाई भी दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सत्ताधारी दल है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, हालांकि उनका विधायक यहाँ नहीं था, लेकिन क्योंकि सत्ताधारी दल का चुनाव है और या उनके राज्य में ये चुनाव हो रहा है, तो यहाँ मुख्यमंत्री जी के लिए एक चुनौती है। और मैं ये कहूँ कि ये एक जो है बड़ी चुनौती कह लीजिए कि भाई मनोहर खट्टर जी और उसकी सरकार का जो कार्यकाल है उसका एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने वो रखेंगे, और जनता उस पर किस तरह रिएक्ट करेगी, ये भी इस चुनाव से जो है बाहर आएगा। लाख कहें कि चुनाव जो है विकास के नाम पे, मुद्दों के नाम पे, शिक्षा है, रोजगार है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा जो है डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट कह लीजिए, आप इसे डेवलपमेंट कह लीजिए, भाई सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, पीने का साफ पानी है, और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो जींद को हरियाणा के और कई जिलों से या विधानसभा क्षेत्रों से हम अगर एक तुलना करें तो पिछड़ा हुआ कह सकते हैं। आप पड़ोस में देख लीजिए, 50 किलोमीटर इधर रोहतक में बहुत बड़ा एजुकेशनल सिटी है रोहतक, 4 के करीब विश्वविद्यालय हैं, काफ़ी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है। तो उस लिहाज से जींद जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में BIMS, PGIMS, हेल्थ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदिक कॉलेज, रोहतक में बहुत कुछ है। बनस्पत इसके जींद में इस तरह की चीज़ों का सर्वथा अभाव है। और आप लगातार जो है वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे या मीडिया में या सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि जींद की सड़कों का ये हाल है कि बड़े बड़े कद के जो नेता हैं वो अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, लाल बत्ती वाली गाड़ियों में या बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में वहाँ चल रहे हैं, तो उनको खराब जो सड़कें हैं उसकी वजह से गड्ढे या दलक जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो ये तो साफ दर्शाता है ये वीडियो। और हर जो है उम्मीदवार
इसी बात की जो है चर्चा लोगों के बीच में जाके कर रहे हैं कि दिनने के बाद यहाँ किस तरह का विकास हुआ है। और इसके ऊपर काफी चर्चा है कि जिस शहर में अब तक सड़कें ही मतलब जो है लोगों के लिए अच्छी ना बनी हो, कि जिसमें आप आराम से चल सकें, गड्ढा मुक्त सड़कें। और ये सरकार जो है, जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी 2014 में, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछली कांग्रेस सरकार के गड्ढे भरने में अभी काफी समय लगेगा। तो अब मेरे ख्याल से 4.5 साल हो गए हैं सरकार को, और बिल्कुल चुनावी समय है और चुनावी ये वर्ष है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि भाई ये गड्ढे क्यों नहीं भरे गए अब तक। तो लोग इस बात को देख रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसके लिए ये एक ज्यादा बड़ी परीक्षा है कि उनको लोगों को अब आने वाले 3-4-5 महीने के लिए विश्वास दिलाना है कि हम ये गड्ढे भर देंगे। तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और एक और जो हम चर्चा अक्सर जो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे जगह मिलती है कि जातिगत आधार पर चुनाव ये होगा वो होगा, लेकिन इस तरह का कुछ लोगों ने कोशिश भी की है इस तरह के जातिवादी बयान देने की, लेकिन लोग उसको इतना ज्यादा गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि किसी चुनाव में सीधे सीधे किसी पार्टी के नेता, किसी संगठन के नेता, किसी जातिवादी संगठन के नेता जो है कोई टिप्पणी करें और उसके प्रतिकूल टिप्पणी में कोई जवाब आए और माहौल जो है वो जातिवादी रंग से इस चुनाव को रंग दे। तो मुझे अब तक जो मेरी जानकारी है, मुझे सूचनाएं हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी जातिवादी रंग से ये चुनाव बचा हुआ है। और ये लोकतंत्र के लिए और हरियाणा के लिए एक अच्छी परिपाटी कह लीजिए, या एक अच्छी जो है संभावना है कि भविष्य में इस तरह की जातिवादी राजनीति को लोग नकार देंगे, और नकारना भी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है, कांग्रेस के लिए भी, भाजपा के लिए भी, इनेलो के लिए भी। तीनों को जो है बड़ी मजबूती से और मिलजुल कर ये चुनाव लड़के आगे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने की एक बड़ी कड़ी परीक्षा उनके सामने है। और बाकी तो जो है 28 तारीख को चुनाव होगा, और उसके बाद जब 31 को रिजल्ट आएगा तभी ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है इसमें विनिंग होके आती है, और जो पार्टी इसमें विजयी होके आएगी, ये बात तो तय है कि उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा।